एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, व्हेन इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल, देन ही रेडिएट एनर्जी। यस। बट अब इनके केस में क्या था, द इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, इट रेडिएट्स एनर्जी एंड विल कम क्लोजर टू न्यूक्लियस इन स्पाइरल path and ultimately fall into the nucleus within 10 to the power -8 second. So Rutherford's model should not be stable यस सर, for मोर देन 10 to the -8। तो ये चीज हम लिख लेते हैं कि that is as per James Maxwell's theory, when a charged particle, इसका क्वेश्चन क्या है? limitations of Rutherford's model, limitations of Rutherford's model. So James Maxwell की थ्योरी क्या कहती है? When charged particle accelerates, its radiate energy. When a charged particle energy as in Rutherford's model, electron is a charged particle, so while revolving, तो रिवॉल्व करते समय इसे क्या करना चाहिए? शुड रेडिएट एनर्जी। Yes, around nucleus it should radiate energy. और अगर कोई चीज रेडिएट करेगी तो वो क्या आएगी? Come closer. Come closer to nucleus in spiral path. Ultimately should fall inside nucleus within 10 to the power -8 second. As his atomic model is not stable for 10 to the power -8 second, ठीक है? More than as his atomic model is not stable for more than 10 to the power -8 second, उससे ज़्यादा ये stable नहीं था, so it was failed. Okay, now what were the limitations of Thomson's atomic model? It does not support the Rutherford alpha particle scattering experiment. Yes. सर हमारे टीचर ने कहा था कि ये जो अल्फा पार्टिकल है तो उसके बाद आया था, तो वो कैसे उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे? ये सब तो बुक में है ना, अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन सर वो तो उसके बाद से हुआ था हाँ? सर, उसके बाद हुआ था सर उसकी वो। हाँ, ये इसीलिए बोल रहे थे कि ये नहीं होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों अनस्टेबल है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल तो इसका अल्फा पार्टिकल कब हुआ है, तो इसमें अल्फा पार्टिकल का तो हमने कभी आपको बताया भी नहीं। अल्फा पार्टिकल तो शुरू से ही था, दैट इज रॉइंगटन ने इसको पता लगा लिया था बहुत पहले से ही। तो अल्फा पार्टिकल का ऐसा कुछ नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस है, तो ठीक है। सो और ये जितनी भी बुक्स हैं हायर बुक्स में भी सब में यही लिखा है। नाउ एक और क्वेश्चन है कि इफ सम लाइटर मेटल, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय गोल्ड, हाँ देन व्हाट वुड हैपन? सर, अगर उससे थिन है तो कम होगा, हाँ। अगर इक्वल है तो। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ सम सर एंगल कम डिफरेंट होगा। मटेरियल या एलिमेंट is replaced with
foil in either in alpha particle scattering experiment. तो अगर अंतर दें तो what would happen? माई इसका आंसर दो. बताइए. चेंज कोई भी होगा अगर उसके जैसे सेम मटेरियल का मतलब मेटल लेंगे तो फिर सर चेंज नहीं होगा. बोलो कार्तिक. एंगल कम डिफरेंस होगा. यस, क्योंकि सर अगर ज़्यादा थिन होगा तब ज़्यादा होगा. मतलब देखो पहली बात तो फिर वो उतना थिन नहीं होगा क्योंकि उसमें हाँ, इतनी सही. नेगेटिविटी नहीं. फिर भी चूंकि वो अगर कोई ऐसी दूसरी चीज़ है, एक बहुत बड़ा आइटम है तो उससे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ज़्यादा रेडिएशन है. लेकिन अल्फा पार्टिकल के सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं? सिर्फ 13 प्रोटॉन. ये एल्यूमिनियम में अगर मान लो लाइटर एलिमेंट हमने एल्यूमिनियम ले लिया या और कोई ले लिया तो उसमें क्या होंगे? बहुत थोड़े प्रोटॉन होंगे. तो क्या उतना डिफ्लेक्शन होगा कि थोड़ा सा होगा? थोड़ा सा होगा. हाँ बोलो. सर अगर ज़्यादा बड़ा पार्टिकल है तो फिर वो कम रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना. चेक करो. होता क्या है कि गोल्ड फॉइल में हर एक के पास क्या 79 प्रोटॉन थे? बोलो. हाँ, yes, sir. तो एक 2 प्रोटॉन वाला अगर पार्टिकल आता है तो वो इसके पास से जाएगा तो क्या इट विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन. वही रिपल्शन प्लस प्लस में रिपल्शन होता है. लेकिन अगर मान लीजिए एक के पास बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज है तो दूसरा पार्टिकल क्या उसके पास आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. और मान लीजिए कोई लाइटर है, अगर आपने एल्यूमिनियम ले लिया तो उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं बताइए? 13 होते हैं. हाँ. और उसके पास अगर अल्फा पार्टिकल आए तो कितना डिफ्लेक्शन होगा? कम होगा. बस यही चीज बतानी. इसमें ज़्यादा दिखा, इसमें कम. सो इफ गोल्ड फॉइल इज रिप्लेस्ड विद सम लाइटर एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम, लिथियम, ऐसा कर सकते हैं. लिथियम में तो 3 प्रोटॉन ही होते हैं. सो इफ gold foil is replaced with some lighter element like lithium, aluminum, then due to lesser repulsion there will be less deflection of alpha particles. शायद तो ये डायग्राम भी बना सकते हो. सर कौन सा? इसमें ज़्यादा एंगुलर डिफ्लेक्शन है. सर पहला 79 प्रोटॉन का नाम ये गोल्ड है, गोल्ड और नीचे एल्यूमिनियम है. तो उसमें कम रिफ्लेक्शन हो रहा है. समझ में आ गई बात? ओके. अच्छा, कुछ और भी बड़ी गलतियां आप लोगों ने की हैं. देखो अब जैसे आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर एंड मोलर मास, 2 चीज पूछी गई है ऑफ CH4. तो जब मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा तब आप क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4. तो अब क्या लिखोगे? Atomic mass of C plus 4 into atomic mass of H. C plus 4 into atomic mass of H. तो C का कितना होगा? 12. 12 12 plus 4U. 16U. So this is 16U. अच्छा, इस केस में पवन हम क्या करें? मोलर मास में मोलर मास ऑफ C प्लस 4 into मोलर मास. CH4 सर वो U के जगह हाँ, G हो जाएगा. मोलर में सब चीज मोलर मोलर ही लिखो. सर U के जगह G हो जाएगा. मॉलिक्यूलर ये एटॉमिक ना लिखना. और कुछ लोग यहाँ भी मॉलिक्यूलर लिख रहे हैं. मॉलिक्यूलर तो नहीं हो सकता ना, एटम है ये सब. नहीं बोलो, बात समझ आएगी? तो इसलिए क्या लिखोगे? यहाँ पे Molar mass of C मोलर मास plus 4 into molar mass of H. सही है. सर 16 G हो जाएगा. Mass of H, that is 12G plus 4 into that is 16
जी ओके ना तो क्वेश्चन इज हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट। सर हाँ बोलिए। सर मोलर मास का भी मतलब एटॉमिक मास होता है। मोलर मास का मतलब है कि मोलर का मतलब है Molecule के कि mass। ये जो है ना C के कितने एटम ले लिए जाए, इतने Yes, सारे, 0.02. और फिर उसका जो मास आएगा वो ग्राम में आएगा टन का। इतना बड़ा कोयले का टुकड़ा, तो वो मोलर में मोल आ गया ना। इतने सबके लो, इतने मॉलिक्यूल लो, कितने मॉलिक्यूल CH4 के अवोगाड्रो नंबर के बराबर। यही मोल का मतलब समझते हो, कितने मॉलिक्यूल लिए जाए, 6.0। तो इतने लिए जाए तो अब सब चीज उसी अमाउंट पे क्या C नहीं लेने पड़ेंगे उतने अकाउंट में, तो क्या वो मोलर नहीं हो गया? बोलो। तो इसीलिए तो मोलर लिखा गया, फिर इसमें ग्राम लिखना, ठीक है, एटॉमिक नहीं लिखना। और अगर एटॉमिक लिखते भी हो तो इनटू आवागाड्रो नंबर उतना कौन करेगा, फिर आवागाड्रो से मल्टीप्लाई करो, फिर ग्राम में बदलो, तो ये अच्छा है, सब कुछ मोलर मोलर में लिख लो। अच्छा, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 प्लस एंड PO4 3-, तो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 5 और उसमें भी 5। 5. So in each of them, सर ऐसा एटॉमिक yes, तो पेंटाटॉमिक बोल दो या 5 एटम्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट बुक में आपसे पूछा नहीं गया है, पॉलीएटॉमिक है, ठीक है ना, 3 से ऊपर का तो नहीं पूछा गया। टेट्राटॉमिक कहीं कहीं लिखा होगा। इन ईच ऑफ देम, सर ये सेम एटॉमिसिटी होती है ना? हाँ, 5 एटम्स आर, ठीक है। वैसे जो एटॉमिसिटी होती है वो चार्ज पार्टिकल की बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने आप में स्टेबल ही नहीं है। अब जैसे NO3 है माइनस, NO2 माइनस, तो वो मॉलिक्यूल में बोल दो तो बोल दो, चार्ज पार्टिकल में बस नंबर्स ऑफ एटम्स से पूछ रहा है, ठीक है। ओके, अमोनिया की एटॉमिसिटी क्या है? 4। हाँ, NH3 होता है अमोनिया। और NH4 का अमोनियम, NH4 कुछ नहीं होता है, NH4 प्लस जो होता है वो होता है। जब उसमें एक H प्लस जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? देन इट बिकम्स एज NH4 अमोनियम। ये क्या बन जाता है? अमोनियम। ईएम लग जाता है जब किसी चीज के प्लस। हाँ, सर आपने 9 वाटर पर बताएं। अब देखो एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो कौन सा चैप्टर का? इसी का ही है। सर ये स्ट्रक्चर होता है यही वाले चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। First question. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain. तो कितना सैंपल है? 24 ग्राम। और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? बोरॉन एंड ऑक्सीजन। ओके, और ये कितना कितना प्रेजेंट है ये भी बताओ। And this is 0.144 ग्राम। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अनुराग क्या बात करेंगे? तो क्या
अच्छा ऑक्सीजन कितना परसेंट है सर? तो ऑक्सीजन परसेंट बाय टोटल परसेंट बता ही नहीं रहे हो, ये बता दीजिए, सर बोलो 0.0 आप बताओ। 0.0 बोरोन टोटल वेट अपॉन ऑक्सीजन अपॉन सर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बाय टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट into आप फिर क्यों बता रहे थे? पहला क्वेश्चन है मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सैंपल, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कहाँ से आ गया? बोलो। ऑक्सीजन कितना है? 144 है, और ये कितना है? 24 ग्राम, और इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा? तो अब ये 24 है, अगर नीचे से 2 डेसिमल हटाओ तो ऊपर से भी क्या हटाओ? 2 डेसिमल। ये चीज तो है कि नहीं? सर हम आगे से 0 डेसिमल पे सर तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ले लो। तो अब जरा देखो, इसमें 0 ले लें आगे, यहाँ 0 लेना चाहते हो ना, तो 0 लेके ये सब हटा दें। हाँ ठीक, 0 तो बढ़ सकता है ना डेसिमल में। अच्छा अब एक 0 से ये 0 गया, 24 से कटेगा तो कितना आएगा? बोलो। 6 आ जाएगा ना, 24 6 जा 144, 6 से 10 में मल्टीप्लाई करो, 60 और ग्राम से ग्राम कट गया, तो 60%। परसेंटेज ऑफ बोरॉन खुद निकालिए। 40%। सर इसमें तो लिख सकते हैं टोटल परसेंट माइनस ये भी ऑक्सीजन कर सकते हैं। सो दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये 100% माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 100% माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो 100% माइनस 60%, दैट इज 40%। ओके, ये फार्मूला याद रखना। नेक्स्ट देखिए, दैट इज व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, अगला भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये नहीं गए। सो when 3 gram of carbon is burnt with 8 gram of oxygen, तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन के बर्न करने से क्या बनता है? CO2। तो जब ये 3 ग्राम लिया और ये कितना लिया? 8 ग्राम, तो कितना बन गया? 11 ग्राम। 11 ग्राम। इससे क्या पता चलता है? इसमें क्या है? एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नहीं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एज पर लॉ ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन CO2। जो CO2 है तो उसमें C/O का रेशो क्या है बताओ? सर 2 1 और 2 बताते नहीं हो, सर, 3:8 आपको देखा बताते नहीं। सर प्लीज बोलो 3:8 है कि ऊपर लिखा हुआ है? हाँ तो अब ये बता रहा है कि ये यही रहेगा। इन केस इफ मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो टेकन, देन आल्सो 3 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन ओनली। अगर बहुत सारा ले लोगे कोयला इतना सारा, तो क्या पूरी दुनिया की ऑक्सीजन खा जाएगा? वो कितने से रिएक्ट करेगा? सिर्फ 8 से ही करेगा। आप 50 ग्राम ले लो ऑक्सीजन, तो कर लेगा क्या? 42 ग्राम नहीं करेगा। तो 8 ग्राम से ही करेगा, क्योंकि ये इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, सो इफ 50 ग्राम O2 is taken with 3 gram carbon, then also 3 gram carbon will react with 8 gram oxygen only। और बताओ कितना बच जाएगा? 42 and 42 gram oxygen is left unreacted। तो क्या यही पूछा गया क्वेश्चन में? पढ़ो कितना अनरिएक्टेड हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट मास ऑफ विल बी फॉर्म, और कितना फिर CO2 बनेगा ये भी तो बताओ, पूछा गया क्वेश्चन में। क्या फिर 11 ग्राम। 11 एंड ठीक है, 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम इज इक्वल टू 11 ग्राम CO2 विल बी फॉर्म। यही पूछा गया वास्तव में।
कि कितना यूज हो जाएगा। अब देखिए नाउ कुछ दिव्या आपसे हम फार्मूला पूछते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO, कॉपर नाइट्रेट, बोलो कॉपर नाइट्रेट सही है। CuNO3, आप बताओ। सर CON कोबाल्ट का भी बताने लगा, उसमें देख लियोगे ना कोबाल्ट पे। चलो अच्छा है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको याद। कैल्शियम भी आता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। एग्जाम से ठीक पहले सब कुछ आता है। आप कॉपर नाइट्रेट, टू का लगाओ। Sir, CuNO whole twice. ये सही बताने कह रहे हैं, CuNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इसकी जो 2 की वैलेंसी वो NO3 पे लगाओ और NO3 की 1 की वैलेंसी इस पे लगाओ। सर कॉपर 2 वाला लेना था, 2 वाला लेना। 2 वाला ही लेना कॉपर इसमें नाइट्रेट। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर रहे हैं? सीधे बैठो, ठीक से बैठो, अभी बताया उसने। हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, बोलो मैग्नीशियम क्लोराइड को कई पूछ रहा हूँ। एक तो मास बोलो, MgCl2 बोलो ना साफ साफ, Mg2Cl बोल रहे थे कुछ। ओके, 4th क्वेश्चन, इसको नोट करो। ये सब क्वेश्चन आएंगे, क्यों गलती कर रहे हो आप? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अभी कल 3 दिन है, हम लोग कर लेंगे सारा। सर क्विकलाइन CaO होता है ना, ठीक है, CaO होता है ना क्विकलाइन। क्विक लाइन CaO, क्विक लाइन का भी अभी वो भी क्वेश्चन करा देंगे। अब कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है? CaO. ओके, नाउ कॉपर नाइट्रेट, Copper nitrate. CuNO whole twice. NO3 whole twice. यस, तो कॉपर नाइट्रेट Cu, देखो इसकी वैलेंसी इस पे लगी है, इसकी इस पे, यस सर, दोनों की 2-2 है, वो कैंसिल। तो कैंसिल हो गई। इसकी 2 इसमें लगी, इसमें NO4 कुछ नहीं होता। N3 माइनस नाइट्राइड, नाइट्राइड NO2 माइनस, NO3 माइनस नाइट्रेट, सर नाइट्राइड में N3 ये माइनस नाइट्राइट और N3 माइनस नाइट्राइड। नाइट्राइड। बोलो बात समझ में आई? ओके, नाउ अब हमें बताइए एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक और पूछते हैं। बोलो राहुल, आप बता सकते हो? बोलो। AlCl3. यस, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, बोलो। बोलिए दिव्या। CaCO3. क्योंकि कार्बोनेट भी याद होना चाहिए ना, Sir, इससे 2 माइनस होता है ना कार्बोनेट, कर देगा. CO कुछ होता ही नहीं है पहली बात तो इस तरीके से इसकी भी 2 की वैलेंसी, इसकी भी 2 की, दोनों की कैंसिल हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नाउ सर Cu कॉपर होता है ना, Cu कॉपर है, कॉपर हमने लिखा है। ओके, नाउ अभी कुछ और देखिए। सोडियम ऑक्साइड, सब एक एक मार्क कहाँ आएगा? बोलो माहिए, एक तो सही बता दो। आपका तो सुना ही नहीं पड़ता हमको। अच्छा, सोडियम सल्फाइड नहीं,
सोडियम सल्फाइड। NaOH। यस, इस बार भी ठीक नहीं बताया आपने, सर इसको क्योंकि देखो ये सल्फाइड का क्या होता है, फिर से देखिए S2 माइनस क्या है। सर अच्छा ये बताइए ये क्या है, और S3 ये क्या है? सल्फेट सल्फाइड। वो सल्फाइड सल्फाइड और सल्फेट सल्फाइड आइड और और ये बीच वाला है ये सल्फाइड, आइड सल्फेट सही है और सल्फेट और सल्फाइड। सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट सर को थोड़ा ठंडी कम कर दीजिए। कम कर दें। सर टेम्परेचर बढ़ा ओके, चलो अब मुझे पोटेशियम नाइट्रेट सब देख के बोलो वो देखोगी क्यों तो मुझे याद नहीं है ना याद रहे। सब कुछ लिखा है सामने, वहां से देखो, इधर से क्या देखो। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट देखते हैं। पोटेशियम 1 और -1 सब बुक पे ही पूछ रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। KNO3 नाउ, ठीक है। नाउ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। यस सर सल्फेट है ना, सर तो सर K के 4 सल्फेट क्या चीज? सर K के साथ 4 नहीं होगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि टू चार्ज है, वैलेंसी, तो इसीलिए मैंने कहा कि 2 और SO4। ये नीचे वाला नहीं देखते हैं, ऊपर का ही देखते हैं। ओके ओके, नाउ एक और बता दो, एक बता दो तो सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट, सर एक सेकंड तो मैं बताऊं Al2SO4 अच्छा आप बताओ। सर सल्फेट पूछा मैं Al2SO4 सर Al2SO4 होल थ्राइस। बस एक बार बता दो, हम क्यों बार बार पूछें। तो Al और SO4 के कितने चार्ज? तो 2 यहाँ लगा और एल्यूमिनियम के कितने? बोथ थ्राइस। सही कर, ठीक है। नेक्स्ट ओके, देखो एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ। विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, 100 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन है विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन। आयरन। तो हमें ये बात मालूम है कि मास बाई मोलर मास क्या होता है, बताओ। N/N0। ठीक है, हमें ये चाहिए कि नहीं? तो बोलो m क्या हुआ, m(n0/m), ये फार्मूला हो गया। अच्छा आप जो है अनुराग दोनों m सेम बनाते हो, तो इस चीज बात का ध्यान रखना, स्मॉल m स्मॉल लगे, कैपिटल करने लगे। सो फॉर सोडियम नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? 100। ये सही कह रहा है, तो मैं क्या लिखूं, मास इनटू एवोगाड्रो नंबर बाई m। तो यही फार्मूला लिख दिया, यही वाला। अब इसकी जगह क्या लिखें? 100 into 6.023 divided by 20। मोलर मास कितना है इसका? 23 है कि नहीं? अच्छा अब आप क्या करें, तो 100 से इसको ये कर दें, तो कितना हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई का 602.2 हो जाएगा, into 10 और नीचे क्या रहेगा? 23।
23 से डिवाइड करो, बहुत आसान है, यही फार्मूला याद रहेगा, n निकाल लेना, ठीक है। तो किससे करेंगे? 602.2, तो कैसे करें? 6 2 जा 142, तो क्या होगा? 7 6 टाइम जाएगा। ओके, नाउ 4.2, तो 42 यहाँ डेसिमल लगा दो, लगभग आप क्या कर सकते हैं? 2 टाइम्स है, क्योंकि 46 आना चाहिए नहीं, Yes. तो इसलिए क्या हो जाएगा? 26.2 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। बोलो बात सही है? और फॉर आयरन, इसमें काम आयरन के केस में भी नंबर ऑफ एटम्स का क्या यही फार्मूला रहेगा? Yes, sir. दैट इज m(n)0 बाई m, मास 100 ग्राम, और ये कितना है? अच्छा, ये क्या है? मोलर मास तो किसका? आयरन का। 56. ओके, तो 56 है, इसका मल्टीप्लाई करो 100 से इसमें, तो कितना होगा बताओ? 602.2 इंटू 10 टू दी पावर बाई 56, तो अब इसमें भी डिवाइड करो, तो 56 और 60। सर, हाँ बोलो। सर ऐसा नहीं होता कि एक डिजिट के बाद ही पॉइंट होता है, जैसे 26.2 है तो 2.62 नहीं होगा, और एक देखो, पॉइंट बढ़ाकर है। यहाँ पे आपसे दिया ना, जब डेसिमल उतारा तो तो सर बोल इसमें रहा ना है। कि एक डिजिट के बाद तो पॉइंट वो आप चाहे तो मैनिपुलेट कर लो, अगर आपको करना है उसमें भी, तो अगर सर ऊपर- पावर बढ़ जाएगा ना 24 हो जाएगा। हाँ, कर लेना, उसमें आप लोगों को इतना कोई वो नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, मतलब सही है कैलकुलेशन करे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। वो तो ठीक है कि वो करना चाहिए, वो अगले साल पढ़ाया जाएगा, तो बता दे रहे, लेकिन अभी देखो 56 से करोगे तो क्या होगा? तो 42. तो नहीं जा रहा ना अभी डिजिट, तो 10 लिखो, फिर डेसिमल 2, तो कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम तो नहीं जाएगा, क्योंकि 5 8 जब 40 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ 6 है, 7 टाइम चला जाएगा, तो 7 6 जा 42, 39 प्लस 4, तभी ये 43 आ रहा है ना? 39 प्लस 4 चलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 10.6 लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा, तो 10.6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो किसमें ज़्यादा आइटम्स आपको पता चल रहे हैं? एनएम. तो लिख लीजिएगा कि सोडियम है मोर नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, कार्तिक ने एक क्वेश्चन और गलत किया था कि टेल द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, इससे पिछला क्वेश्चन जो लास्ट आपसे टेस्ट किया है ना, तो वो भी देख लो। 6.02. ये सही कह रहे हैं, इनको यहाँ तक कि आंसर भी याद है कि 1.996 इंटू 10, कैसे ही नहीं इन्होंने जाना। सर 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 हाँ, सर सर जो ये जो बन रहा है ना, क्या बन रहा है? कंपाउंड। हाँ, तो सर इसमें सर बैलेंसिंग हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जैसे सर SO4 है तो सर वो 4 क्या है? ओवर उसकी एटॉमिसिटी है, इसका कंपोजिशन है, चार्ज होती है, चार्ज या वैलेंसी है, चार्जेस और वैलेंसीज आर टू बी सेटिस्फाइड। नहीं समझ में आई? समझो, ये Al है और ये SO4 है, तो इसके कितने चार्ज है? इसके 2 माइनस ये यहाँ, ये यहाँ, Al2 SO4। सर, तो बात समझ आई? उसका 10.8 आएगा सर, बोलो, 10.8 आएगा सर, इसका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कैसे भाई? 7 से 7 ही में ज़्यादा हो रहा है। सर 7 into 56 में तो 3 होएगा ना। 7 बना 35, हाँ सर, 56 42, ठीक है, 8 आ जाएगा। 7 में तो 3 9 2 आ जाएगा ना, यस सर. और फिर और करोगे तो 10.7 लिखते हैं ना, 8 में तो नहीं जाएगा, क्योंकि 8 5 या 40 और 8 6 या 42 44 आ जाएगा ना, सर ये बोल रहे अप्रॉक्स कर आ जाएगा। अप्रॉक्स करके 10.8 आ जाएगा. चलो 8 कर देना, और अभी इसके आगे देखो ये कितना आ रहा है, 0, और ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अभी भी ये 5 टाइम चला जाएगा क्या? आ ही जाएगा, सर 6 तो चलो 8 कर दो,
वो तो डिवीजन आप कर ही लोगे ना। हाँ यस। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 42। एक कार्बन एटम का मास। Now, find mass of one carbon atom if 1 mole carbon atoms weigh 12 gram. If 1 mole carbon atom, बुक का इंटरेस्ट क्वेश्चन है 42 पेज का, weighs 12 ग्राम। यदि 1 मोल का इतना वेट है, 1 मोल कितना होता है? 6.022 तो लिखो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज। एंटिटीज यानी कोई भी संख्या, यानी 1 मोल कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अब जरा देखिए 23 कार्बन एटम्स, तो उनका वेट क्या है? वेट 12 ग्राम। वैसे वेट नहीं लिखना चाहिए, केमिस्ट्री स्पेसिफाई नहीं करनी चाहिए करती चीज़ों को। वेट तो न्यूटन में होता है ना। यस तो लेकिन अभी केमिस्ट्री में इतना चलता है, क्योंकि केमिस्ट्री वाला फिजिक्स नहीं जानता, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री नहीं जानता, वेज लिख रहा चलेगा। ठीक है, क्योंकि वेट हम लोग को मालूम है ना, mg होता है कि नहीं? यस सर। चलो अच्छा, तो एक कार्बन एटम का वेट कितना हुआ? सर टीएस होता है। बोलो, पूछो पूछो, बता दे। वेट क्या होता है? वेस सर, यानी वेट- उसका वजन होता है, ये इसको हम वर्ग की तरह यूज करते हैं। वेस सर वेट हाँ वेट, फिर वो सेंटेंस नहीं बनेगा, हमें वह वर्ब चाहिए ना। उसका सर इतना वेग वजन, मतलब कोई भी चीज़ है उसका यदि इतना वजन होता है, इट वेज। जैसे वर्क का वर्क्स नहीं कर देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, उसको कई बार हम वर्क की तरह यूज करते हैं। तो वेट की जगह वेज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कॉमन सेंटेंस है। तो 1 कार्बन एटम का कितना हो जाएगा? अब क्या करें बताओ, ये 12 है, ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है क्या? यस सर। तो मैं क्या लिख दूँ? 1.9। ठीक है, ये पिछली बार कैलकुलेटर देख के आप लोगों से करवाया था, इसीलिए अनुराग को याद रहा, वरना कैसे याद रहता, आज तक याद बना। इसी को कहते हैं दृश्यम। चीजें जब अगर दिखा दी जाए ना, बच्चों को दिमाग आ जाए। चलो बोलो क्या पूछते? दूसरे मेथड से बताएं, बोलो। सर ये कैसे हुआ? इतने का वेट इतना, मान लो 10 कार्बन का वेट इतना, तो एक का क्या 10 से डिवीजन नहीं कर सकते? फिर से बताएं। हाँ यस देखो फिर से देखो, माही बोली दूसरा मेथड बताओ। मास बाई मोलर मास क्या होता है, बोलो। n/n n बाई एन नॉट है। मास कितने का चाहिए? क्या एक कार्बन एटम का मास चाहिए? ये कितना है नंबर 1 कार्बन एटम? हाँ। अच्छा, मास निकालना है क्या एक कार्बन का? हाँ। एन नॉट का दिया होता है मोलर मास, वो दिया है क्या ऊपर? यस सर। तो लिखो, तो फिर मास क्या हो जाएगा? m into n naught। सर यहाँ तक समझ में आया? सर बोलो, अब हमें मोलर मास बताओ। किसका? मोलर मास कार्बन होता है क्या? 12 12 ग्राम। अच्छा, n कितना है? 1 n नॉट कितना है? 6.02। ठीक है। अच्छा, अब तो डिवाइड कर लोगे ना 6 से, ये 6 से थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या लिख दें? बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। 6 से करते तो क्या 2 ना आ जाता, और 6 से थोड़ी सी ज़्यादा से करोगे तो क्या 2 से थोड़ा कम आएगा, तो कितना आ जाएगा? और 10 to the power 23 ऊपर चला गया, तो ये थोड़ा आप समझ में आई? इसी भी तरीके से कर लेना, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए कि ना
क्वेश्चन नंबर 5 देखो बुक का। पूछा जा रहा है नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। अनुराग आपने ये क्वेश्चन लास्ट में गलत किया, तो हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, आपने उनके फार्मूले लिख लिए, याद हो तो। जैसे कौन सा क्वेश्चन? क्विक लाइन। तो क्विक लाइन में क्या क्या एलिमेंट्स है, पहले फार्मूला बताओ। सर कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड। और तो इसमें एलिमेंट बताओ। कैल्शियम और ऑक्सीजन। क्या ऐसे ही तो किया था? भाई आपने ये लिख दिया तो ये नहीं लिखा था। सर इसमें आगे बैलेंसिंग क्विक लाइन का फार्मूला है, ये उसका निक नेम है। ये फार्मूला हो गया, इसमें ये दोनों प्रेजेंट है। बोलो सही है? अच्छा और बताइए HBr। HBr तो ये दिया है। तो सर इसमें लिखेंगे कैसे? अब अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखा है ना, यहाँ लिखो तो हाइड्रोजन। सर एलिमेंट में फिर क्या लिखेंगे? बोलो आप बताओ। हाइड्रोजन और ब्रोमाइड। ब्रोमाइड लिख दोगे ब्रोमीन। क्योंकि यहाँ पर तो ये आइड तो करते हैं जब इसने इसका चार्ज दिया है। एलिमेंट वहाँ ब्रोमाइड है क्या कि ब्रोमीन है? फिर तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइन। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग पाउडर का कोई बताए। नहीं ठीक बता रहे थे पहले, आप ठीक बता रहे थे। NaCO3 उसमें वहाँ रखा जो होगा बेकिंग पाउडर है। ओके, व्हाइट कलर का होता है, सबसे ऊपर ही सेकंड में रखा हुआ है NaCO3। ठीक है, ये 10 रुपए किलो नीचे इसकी दुकान में मिलता है सर SO जो टॉयलेट क्लीन करने के लिए। सर ये एलिमेंट में फिर ये तीन ये ठीक है, ये है हमारे पास बेकिंग पाउडर। ये देख लो, वो S है। देख लिया? नहीं देखा तो ये देखो, यही है NaCO3। ये 10 रुपए किलो मिलता है नीचे। आपके स्कूल में बोरे में भरा रहता है टॉयलेट बाहर। सर क्यों? ये सबसे चीप एल्कली है, इससे टॉयलेट क्लीन करने के लिए साबुन से भी सस्ता। लोग कहते हैं नहीं सोडे से कपड़े धोए हो क्या, तो उसको बोलते हैं धोबी से। मम्मी लोग नहीं बोलते हैं सोडे धो के लाए क्या, ये सब कलर उतर गया इसका। ठीक है, तो मतलब बेकिंग पाउडर। वैसे बेकिंग पाउडर दूसरा किस काम में आता है? खाने में। हाँ, और इसका एक और फार्मूला है वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO। ये एक्चुअली वॉशिंग सोडा है हमारे पास। ठीक है, सर वो कपड़े धोने के लिए। और NaCO3 किसके लिए? केक बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर होता है कि नहीं? Yes, sir. तो बोलो इसमें क्या क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। सर इसमें 3 कार्बन के ये देखो कार्बन के नहीं ऑक्सीजन के हैं, तो ये सारे एटम्स हो गए। 3 होने से नहीं मतलब है, हमें एलिमेंट ही तो बताने हैं ना। यस सर। अब देखो पोटेशियम सल्फेट, K2S बोलो पोटेशियम SO4 बोली ही नहीं। K2SO4। ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें? पोटेशियम और सल्फाइड। सल्फेट बोल दोगे? सल्फर। सल्फेट है कोई एलिमेंट? और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सल्फर ही हो गया, ऑक्सीजन ही हो गया, पोटेशियम। एटॉमिसिटी से मतलब नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन। वेरी गुड। चलो अब फिर आप नाइट्रिक एसिड का बताओ मोलर मास। आप बताओ। 363। नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला है? वो ये तो क्वेश्चन नहीं देगा ना। वो देगा लेकिन उन लोगों को याद नहीं है ना, हम क्यों लगा उठाएं 3 साल, है ना? रिकैपिटुलेट करें। हाँ बोलो कितना आया सबका जोड़ा?
बोलो। सर 63 होगा ना? 63 है ना, 63 तो मैं बता रहा हूँ, 63 तो बताया। चलिए ओके, तो 6 आया 63 की नहीं? यस सर। ओके अच्छा, ये बताओ सल्फर मॉलिक्यूल का कितना है दिव्या? 256. ओके, फास्फोरस मॉलिक्यूल? Phosphorus. PO4. फास्फोरस 124 यस, और फार्मूला P4। PO4 कुछ होता है क्या? क्या सर? फॉस्फेट, आप तो वो बता रही आयंस, आयंस में क्यों पहुंच जाती है जब मॉलिक्यूल की बात हो रही है? चलिए और आगे चलते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। दैट इज फाइंड मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम। सो 1 मोल नाइट्रोजन एटम, तो इसका मास पूछा गया है, तो हम क्या करें बताओ? क्या N is equal to N by N. 1 मोल ऑफ N is नाइट्रोजन। equal to सर N by हाँ ये सही है? हाँ सब तो given mass पूछा। 1 हाँ 1 मोल है, M by और मोलर मास कितना होता है? 14। 14. एटम है 14 ग्राम, तो मास कितना हो गया? सर 14 ग्राम पर मोल नहीं होगा नीचे? ठीक है, पर मोल भी लिख सकते हो, और ये भी 1 मोल है, यस सर। और ये क्या हो गया? पर मोल। पर मोल, तो क्या मोल और पर मोल कट जाएंगे? हाँ यस सर। बोलो। और क्या? अच्छा, अब इसी का भी पार्ट करो। 1 मोल 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम। सर तो फिर वो 1 की जगह 4 है। मास 108 sir. 108। तो ये 4 हो गया, और ये कितना होगा? 27. ग्राम लिख दो, ठीक है? ये मोल, ये पर मोल तो कट जाएगा, तो इट इज 108 gram. 108। चलिए नाउ एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैसे लगभग सभी ने ठीक किया, लेकिन फिर भी हम एक बार और करा देते हैं कि 12 ग्राम ऑक्सीजन एटम में कितने मोल होंगे? फार्मूला यही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है? तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ओ एटम्स। तो N क्या होता है बताओ? N by N by N. M by M। ठीक है, मास बाई मोलर मास, ज्यादा नहीं करना है इसमें कुछ। Yes, sir. मास क्या लिख दो, 12. और यहाँ 16. 16। ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर मोल लिख दो तो ग्राम से ग्राम कट 3 गया। by 3/4 से कितना आ जाएगा? 0.7. 4। 0.3। Sir, 0.75. 0.75 सर ऑक्सीजन गैस है ना? ऑक्सीजन गैस है क्या? यस सर। ओके, इसको फिल करो। O2। ऑक्सीजन गैस दिया, O2। तो अगर ऑक्सीजन गैस है तब क्या लिखोगे? O2 होगा sir. 32। 32, तो ये 32 से कितना हो जाएगा? 1/3. 4 3 जा 12 और 4 8 जा, तो 3/8 हो गया। 3/8 को पता करो। 0.375, यस 0.375। नेक्स्ट देखिए, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 1.1. तो M इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास। मास कितना है? 20. और 18. ये 18 ग्राम पर मोल है, ठीक है? ग्राम से ग्राम कट कर दें, 10 by 9. 10/9 कितना होता है? 1.11. 1.11 मोल। नेक्स्ट देखिए, 22 ग्राम CO2, so 22 ग्राम CO2, मास बाई मोलर मास। So 22 ग्राम और CO2 का मोलर मास 44। 44 ग्राम पर मोल। 2/4। ओके, 1/2 चला गया। 1/2 से कितना आता है? 0.5. 0.5।
सर ऑक्सीजन आता है तो बस O लिखेंगे और ऑक्सीजन गैस देखो अगर वो नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सर इन O2 एंड ऑक्सीजन वो ऐसा नहीं, ऐसे कुछ क्वेश्चन में दिया है आपके टेस्ट क्वेश्चन में ना, नाइट्रोजन एटम, हाँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बोले तो N2 मान के चलो, और एटम बोल के चले N N, बस। क्या सर वापस बताएं? मान लो फास्फोरस एटम बोले और फास्फोरस मॉलिक्यूल, तो दोनों में क्या क्या लोगे? एटम में सर आइटम में N लेंगे और मॉलिक्यूल में सही कह रहे हैं कि फास्फोरस अगर बोले तो P ले लेना, अच्छा। और फास्फोरस मॉलिक्यूल बोले तो रिपोर्ट P4। ना अच्छा, 9th क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ, सो मास ऑफ 0.2 मोल। अब देखो इसने लिख दिया है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऑफ ऑक्सीजन एटम। बताएंगे भैया क्या फार्मूला यूज करेंगे? सर सर M/M इक्वल टू N/M सर N इक्वल्स टू M/M सर तो 0.2 3.2 ग्राम 0.2 मोल यहाँ ले लें, और सर मास पूछ रहा है, 3.2 तो नीचे क्या लिखें? 16 3.2 पर मोल वहाँ जाके कट जाएगा और बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। सर ये डायरेक्ट नीचे लिख सकते हैं कि ये पर मोल ये सब ना लिखा तो फिर यहाँ मोल मत लिखना, तो यहाँ पर मोल मत लिखना। सर 3.2 अब ये कितना आ जाएगा? 3.2, ये उधर जाएगा तो 3.2 ग्राम। इसी का बी पार्ट, 9 ग्राम तो बी पार्ट है 0.5। आप लोग ठीक बता रहे हो, 9 ग्राम, ठीक है, बी पार्ट कर लेना। चलिए अब इसी में से 10th क्वेश्चन करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। बोलो रावल, कौन सा फार्मूला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, 16 ग्राम सल्फर है। ये क्या दिया था सर M/M इक्वल्स टू N/N नॉट ये 16 ग्राम अमाउंट है। कह रहा है इसमें एसिड के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो सल्फर येलो कलर का इस तरीके का होता है। भले ही वो दिया ना हो, वो कुछ और है, पोटेशियम ब्रोमीन है, बट लेकिन येलो कलर का होता है, ठीक है। तो M/M N/N नॉट ये सही कह रहे हो। तो N/N नॉट आपसे क्या पूछा जा रहा है N कि कैलकुलेट नंबर, N और क्या मास दे रहा है, हाँ कितना दे रहा है, 16 दिया है और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ऐसे 256 256 ग्राम। और ये कितना होता है, बोले कि वैसा ही है, 16 ग्राम सैंपल हमें दे दिया और ये चीज दी है, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है कि नहीं। यस तो क्या क्या चीज ले लें, n इज इक्वल टू क्या, मास और n नॉट बाई m। अब इनमें वैल्यू डाल दो, निकल आएगा। तो n कितना हो गया, मास कितना है, क्या 16 ग्राम, n नॉट कितना होता है 6.022 into 10 की पावर 23 10 to the power 23 एंटिटीज पर मोल। यस सर और बताइए मास कितना होता है, 256 256 ग्राम पर मोल। तो क्या पर मोल से कटा, ग्राम से कटा, यस 16 से ये कटा तो कितना हुआ, 16 आया। और ये बताओ, ये कट गया, और 16 से इसे कट करो। क्या मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ कि n इज इक्वल्स टू 60 कर दूं, ऐसा करने पर ये 22 हो जाएगा। सर ऐसे करेंगे क्यों देखो क्या 16 है तो आराम से कट जाएगा, और नहीं तो 6 है, वैसे नहीं तो डेसिमल में शुरू से लेना पड़ेगा। अब 16 से कट करो, 3.7 तो इन्होंने 16 से कट दिया तो 3.76 इतना ठीक है। 22 इतने एटम्स हो गए, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। किसके मॉलिक्यूल के, एसिड के। हाँ यस सर सो इतने ऑफ एसिड, ठीक है। समझ में आया, ये 4 नंबर का आएगा ये।
ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन हल्के मत लेना, अभी एक एक नंबर की बता रहे थे, 4 देख लो, पूछना है तो पूछ। हाँ सर 11 का 11th बता देते हैं, 11th इंपॉर्टेंट है। चलिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट। तो 11th क्वेश्चन देखो, फिर से यही चीज आ रही क्या, आयंस प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये किसका सैंपल है? अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बताओ। Al2O3 और कितना सैंपल है? 0.051 ग्राम। बोलो सही है, कितना सैंपल हो गया। अब मुझे मास बाई मोलर मास इज इक्वल्स टू n बाई n नॉट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना है? सर हमें एल्यूमिनियम के एटम निकालने, कह रहा है ये सैंपल भले ही जैसे हमने बोरान और ऑक्सीजन का देखा था B2O3, क्या देखा था B2, तो हमें बोरान निकालना था कि नहीं परसेंटेज। अब इसमें हमें सिर्फ एल्यूमिनियम निकालना है, ध्यान दो माही, सर 102 हमें क्या निकालना है? एल्यूमिनियम एटम। लेकिन हम अभी एल्यूमिनियम एटम नहीं निकालेंगे। हम जैसे कोई कह दे भाई एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है, और 3 बड़े हैं, बताओ टोटल पूरे ब्लॉक पे कितने बच्चे हैं। तो पहले मैं ये ना निकालूं कि कितनी फैमिली है। अगर मान लो 10 फैमिली है तो कितने बच्चे हो गए? 20 बच्चे, क्योंकि एक फैमिली में कितने एल्यूमिनियम एटम? 2। तो 10 फैमिली में कितने हुए? 20। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 100 Al2O3 के मॉलिक्यूल हैं, तो क्या मुझे ये भी पता चल जाएगा कि Al के कितने एटम? कितने? डबल, क्योंकि एक में 2 तो 100 में। जैसे एक परिवार में 2 बच्चे 3 बड़े हैं, और मैं कह दूं भाई 100 परिवार है, तो कुल बच्चों की संख्या बताओ। 200, क्योंकि एक परिवार में 2 बच्चे, तो मैं पहले Al2O3 के निकाल रहा हूँ। तो आप मुझे ये बता दीजिए Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास 102 आ रहा है। चलिए मैं भी चेक कर देता हूँ। मोलर मास ऑफ Al2O3, तो जैसा इन्होंने बताया 2 इंटू Al के अब 3 इंटू 16 46 48, तो कितना हो गया? 102। ग्राम कितना हो गया? अब ये सारा इसमें शिफ्ट कर दो, इसमें कितना दिया मास, 0.05 ठीक है, और मोलर मास कितना है? 102 102 ग्राम पर मोल। और क्या हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए हैं? लेकिन जिसका मोलर मास रखोगे क्या उसी के पार्टिकल आएंगे? यस सर। चूंकि आपने Al2O3 का रखा है तो पार्टिकल भी किसके आएंगे? Al2। चलो, और n नॉट की वैल्यू रखते हैं पर मोल। तो पर मोल से क्या पर मोल कटा? ओके, ग्राम से ग्राम कटा। ग्राम से ग्राम कट गया। अच्छा ये बताओ कि ये 51 है, 3 से कट चला जाएगा। ओके चलो एक बात बताओ, अगर मैं 51 लिख दूं और 10 टू द पावर -3 लिखूं, सही चलेगा? इससे -3 क्यों? ये बड़ा किया तो छोटा कर दिया, इससे -3 क्यों होगा? +2। यानी मैं उसको हटा के नीचे 1000 कर सकता हूँ क्या? अच्छा हाँ। और 1000 ऊपर जाएगा तो -3 नहीं हो जाएगा? बोलो बात सही है। और नीचे कितना है? क्या 102 हाँ, ग्राम ग्राम तो कट गया है। और साथ में यहाँ इधर आएगा, क्या आएगा बताओ? 23 आ जाएगा। आप बोलो माइनस क्यों आया ना? बोलो 10 की पावर 20। जैसे मैं हटा नीचे 1000 आया, नहीं सर वो -23 होगा ना, तो वो नीचे से कुछ नहीं, वो तो प्रोडक्ट है, इधर नीचे इधर ऊपर नहीं आता। सर अब 10 की पावर 20 हो जाएगा। बोलो। हाँ अच्छा अब ये 2 है और ये इससे कटा तो कितना आया? 3.011। 3.011 और इससे इसको काटो 20। 10 की तो पावर कितना आ गया नंबर ऑफ एटम्स? 011 into 10 की पावर 10 टू द पावर 20। ये क्या आ गए बताओ? Al2O3। अच्छा ये तो Al2O3 क्या है, तो फिर Al के कितने एटम? क्या वे इसके डबल होंगे? सर डबल क्यों? एक मॉलिक्यूल में कितने Al के एटम? 2। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने Al के एटम? 2। इसका डबल नहीं कर दोगे? सही बात है कि नहीं? नो, ये तो समझ में आ गया ना भाई, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। जैसे आपके पास H2O के मॉलिक्यूल पता है तो क्या H एटम नहीं निकाल पाओगे? उसका डबल कर दोगे। सो अब देखिए
नाउ ऐसे लिखो 1Al2O3 contains 2Al atoms। तो बताओ 3.011 into 10 to the power 20 Al2O3 में कितने एटम्स होंगे? क्या एक में इतने तो इतने में कितने? समझना करते हैं। That is 6 point। ठीक है, ओके। सर ये बात तो समझ आ गया। इसको समझो, मान लो मेरे पास H2O है, H2O के 10 एटम हैं, 10 मॉलिक्यूल। H2O क्या बताइए? 10 मॉलिक्यूल। तो बताओ 10 मॉलिक्यूल में H एटम कितने होंगे? 20 होंगे, क्योंकि एक में 2 हैं। एक में Al कितने बताओ? इस फार्मूले में Al कितने? अगर मैं सब पंखुड़ी तोड़ डालूं तो एल्युमिनियम में कितने एटम निकलेंगे? 2। तो एक में 2 तो इतने में कितने? क्या डबल ना कर दें? अगर यहाँ 100 होता तो क्या 100 में 200 ना लिख देते? तो 100 में कितने तो इतने में कितने? फिर से तो मल्टीप्लाई करोगे, बोलो। चलो अब देखो इस चैप्टर के हमने करा दिया, अब इसमें आपका सब सही हो जाएगा। बाकी फार्मूला नहीं आप देख लेना, फार्मूले का तो अच्छा। अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। On the basis of Rutherford's atomic model, which subatomic particle is present in nucleus of atom? बोलो। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन लिखो बस। उस समय विभाग डिस्पोज नहीं हुई थी। उस समय डिस्कवर। देखो दिखा देते हैं तो और याद रह जाएगा। हाँ लिखा है सर। On the basis of Rutherford model, कौन सा प्रेजेंट है बताइए? याद रह जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन के आने के चांस है। ऑन द बेसिस ऑफ Rutherford's model, which particle, subatomic particle, सर वो फैन ऑफ कर दें। okay, in nucleus, that is proton। अब देखिए और टेम्परेचर कम कर सकते हैं, बोलो। ओके नाउ क्वेश्चन देखिए कि कार्बन एंड सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। पेज नंबर 50 का क्वेश्चन। कार्बन एंड सोडियम पेज नंबर 50 का है, मैं बता ही रहा हूँ। सो राइट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है कि k डायमेंशन होती है वो एटॉमिक मॉडल में। तो राइट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को कार्बन में क्या लिखोगे और ऑक्सीजन में क्या लिखोगे? कार्बन और सोडियम का कार्बन एंड सोडियम का लिखो। तो सोडियम का यहाँ लिखो K शेल L और M। तो कार्बन में क्या हो जाएगा? 2 और 4 और इसमें 2 8 1। बस ये नाउ फिर और भी कह रहा है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी, पेज नंबर 52। तो इसका तरीका देखो, अभी सिंपली वैलेंसी ना लिख देना, फाइंड वैलेंसी। सबसे पहले क्लोरीन का देखिए, तो लिखिए KLM। बताओ कितने इसके एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन में? क्लोरीन का 17 होता है, तो 287। अब वैलेंसी कैसे पता करोगे? So सर 1 it will accept one electron to full complete its octet, so its valency is 1. It will सर हमारे सर बोले तो पूरा वो लिखना है कि इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट वी कैन टेक 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिख देना it will accept one electron in its outermost orbit। तो जैसे अगर ये सब ना लिखना चाहो तो यहाँ वैलेंसी में 8 - 7 लिख देना। बोलो बात सही है?
यस सर। अब तो ठीक है। अगर 4 से कम हुई और या 4 हुई तो वही वैलेंसी है, और अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 से सब्ट्रैक्ट करके वैलेंसी है। व्हाट इज वैलेंसी? इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 4 देन इट इज वैलेंसी। इफ इट इज ग्रेटर देन 4, सर लेस देन है तो भी तो वो दे देगा ना, जैसे लेस देन 3 हो 3 है जाएगा। तो 3 वैलेंसी है, वही वैलेंसी है। और अब मान लो अगर 5 है तो वैलेंसी Three. क्या है? 3 देन द वैलेंसी इज 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस मैंने क्या किया? नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब तो क्या आ गई? वैलेंसी। आउटर मोस्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट If outermost electrons are more than 4, then what is valency? 8 minus number of valence electrons. ये कभी प्लस माइनस में ना सर ये देखना। ना बस उसमें होगा सर, नॉन मेटल्स में। हैं? ये बस नॉन मेटल में होगा सर। नॉन मेटल केस में सब में यही होगा, बल्कि कार्बन में तो वही रह जाएगा। कुछ में सर सोडियम में कैसे होगा सर? सोडियम में जो आउटर मोस्ट अगर 4 या 4 से कम है तो वही वैलेंसी। अगला देखो, सल्फर में बताइए। 16 तो सल्फर में क्या लिखेंगे? 286। अब बताइए वैलेंसी कैसे निकालें? 2 8 माइनस 8 minus 6 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 एक और पूछा गया है, बताओ मैग्नीशियम में कैसे निकालोगे? 282 तो फिर क्या हो जाएगा? क्या वैलेंसी इसमें सिंपली 2 है, हाँ क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, हाँ ये भी सर। तो वही वैलेंसी है, तो वैलेंसी इतना ही लिख देना बस। सर हमारे सर तो बहुत बुरा मार्क्स काटते हैं। कुछ मार्क्स नहीं काटेंगे, ये सर क्लास टेस्ट में ना सर 3 मार्क्स में एक पेज लिखा था तो ये कर देना। वो सब छोड़ दीजिए। जब हम लोग गलती करते हैं ये लिख दो। अब एक लाइन लिख दोगे तो नहीं काटेंगे। वैलेंस इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 और लेस देन 4 देन इट इज वैलेंसी, एंड इफ इट इज मोर देन 4 देन 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द वैलेंसी। ये फार्मूला है, एमएससी तक चलता है। फिर से लिख देता हूं मैं, तो फिर आपको ये लाइन लिखने के बाद आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। क्या लिखोगे? इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 और लेस देन, अगर 4 या लेस देन 4 हो तो क्या होगी वैलेंसी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन Then 4, then valency is equal to number of valence electron. If number of valence electron is more than 4, तब क्या होगा? 8 माइनस जैसे more than 4 था, यस सर। then valency is equals to 8 minus नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost ठीक है। चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन बता दें कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी में 8 है तो उस पे चार्ज क्या होगा? अगला क्वेश्चन है सर क्या? ऊपर अगर कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सर पेज नंबर 52। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम इज 8, तो सर एटॉमिक नंबर उसका ठीक है। ऑक्सीजन 6 होगा। देन एटॉमिक नंबर फाइंड चार्ज, तो एटॉमिक नंबर तो 8 ही हो जाए, वही तो। लेकिन चार्ज क्या होगा? जीरो होगा जीरो जीरो। ओके, देन ठीक है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? ठीक है, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर इसमें ऑक्सीजन का चार्ज लिख देंगे कि या फिर is equal to number of protons, so the atom will be neutral. हाँ So इसे कैसे? मान लीजिए जितने अगर 8 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 ही होगा, 8 होगा सर। 8 ना, यस सर। तो 8 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल नहीं हो गया। सो एटम इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
सिर्फ न्यूट्रल लिखने से ये सोचते हैं यार ये तो न्यूट्रल है, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सर हाँ बोलिए। सर लेकिन अगर हम सर इसका इलेक्ट्रॉनिक Configuration। वो करेंगे तो सर 2 6 आएगा ना, तो अगर हम 8 - 6 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो सर वो 4 ले भी नहीं सकते। क्या वो 8 - 4 8 - 6 करोगी? जब 8 - 6 है तो 6 करोगी, 4 क्यों करोगी? सर 2 आ जाएगा। तो 2 वो लेगा ना, हाँ तो मतलब वो क्या हो जाएगा कि वो क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा ना, अगर वो ये कह दे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन इट्स आयन, तब मैं कह देता कि O2 माइनस होगा, वो तो एटम पे पूछा ना। अगर वो कहता है इसके आयन पे चार्ज बताओ, वो कौन सा, जब ये Oxygen। पूछेगा कि ये कौन सा आयन बनाएगा, सर तो फिर चार्ज तो सर माइनस होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये एटम है। क्या अभी इसमें जितने प्रोटॉन है क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन है? और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे क्या उतना ही चार्ज होता है बताओ? तो किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज होता है कभी? एटम पे नहीं। नहीं होता ना। तो जितने प्रोटॉन होते हैं, ये तो थॉमसन का मॉडल ही है कि एज द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। एटम पे पूछा क्वेश्चन पढ़ लो। यस चलो अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन आपको बताएं 53 पेज का, दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को टेबुलेट करना। तो कौन सा पेज का? सब एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। दैट इज टेबुलेट, किसको टेबुलेट करना है? सब टेबुलेट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ, तो यहाँ लिखिएगा प्रोटियम। अच्छा ऊपर क्या लिख लेंगे? आइसोटोप। और ड्यूटेरियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ट्राइटियम। नाउ सर इसमें क्या फाइंड करना है? इसका सिंबल लिखिए, टेबुलेट करना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से, तो सिंबल क्या है बताओ? H H2 और H1 और 3। ठीक है। अब लिखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इसमें कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो पहले केस में बताओ। 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। सर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 0। ओके, ये बताइए। 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 सही है। 1 1 2 और 1 1 2। यही चीज का समझ में आ गई बात कि नहीं? नहीं है? फिर से समझो। इसमें क्या है? 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। और इस केस में क्या है? 1 प्रोटॉन सेंटर में और 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई? 1 प्रोटॉन तो सभी में है और 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें एक भी नहीं, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें उसी के बेसिस पर इसका ये ना। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। सर कौन सा? देखो इलेक्ट्रॉन का मास बताओ माही। सर इलेक्ट्रॉन Sir, बोलो। 1 चार्ज सर ये क्या याद रखेंगे सर, मतलब वो A और Z से ऊपर और नीचे वाले क्या? खास नंबर एटॉमिक नंबर सर, एक मिनट, याद वो रखें। ऊपर आता है। एक मिनट, एक मिनट। सर से 1.9 आप बता नहीं रहे, सब सीक्रेट है आपके। देखो एटॉमिक नंबर में A, ये Z हो गया, और मास नंबर क्या है? 1 मास सर नंबर है ऊपर और नीचे वाले ऊपर। ऊपर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो ये कोई भी एलिमेंट होगा ना, तो यहाँ पर क्या चीज होगी? ऊपर की ओर A और नीचे की ओर Z। ये पहले आता है, Z बाद में आता है। A to Z, A to Z याद कर लो। लेकिन ऊपर बड़ी चीज होती है ना, ये तो मालूम है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा ये क्वेश्चन कहा गया है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अभी आप देखें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनका मास लिख लो सबका, इनका चार्ज लिख लीजिए। अभी कुछ और भी लिखना है तो वो भी लिख लें। मास कितना, उनकी सब वो पोजीशन में लोकेशन और लोकेशन इतना लिख दोगे और डिस्कवर्ड वाइज तो बहुत और सर सिंबल भी लिख सकते लिख देना। फिर तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, -27 kg, 1.673, 675 है 675 और -27 kg। अच्छा ये तो सर, प्रोटॉन सर 9.1 होगा सर, 9.1 into 10 की पावर -31 kg और नीचे लिखो 1.675 into 10 की पावर -27 ठीक है। नाउ चार्ज 1.6 माइनस और ये प्लस का रहेगा। सर 1.62 होता है। हाँ 602 हाँ और माइनस 0C और ये 0 0 C location Location inside the atom। inside the atom, inside the nucleus, हाँ inside। और ये रिवॉल्व revolve around nucleus, और ये inside इनसाइड। Deep then बोलो सही है। yes sir, डिस्कवर्ड बाय J Rutherford, Rutherford, Thomson, James Maxwell, Chadwick। हाँ बस इतना ही लिख देना, सिंबल लिख देना। सिंबल में प्रोटॉन, ठीक है, सर और क्वेश्चन कराएंगे। देखते हैं। एक क्वेश्चन और कराएंगे, दैट इज समराइज द रूल। ठीक है, सर कल सुबह होगी ना? सुबह रख लें, शाम को रख लें, शाम इसी को टाइम सही है। सही है ना? हाँ सर इसी टाइम पे रखें। समराइज द रूल फॉर राइटिंग फॉर फिलिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर बोर एंड बरी रूल्स। yes, बोर एंड बरी रूल्स के हिसाब से हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो बोर एंड बरी रूल, बोर 2 स्क्वायर से सर क्या है? पहला रूल बताओ, जो बिल्कुल सही सही रूल है वो बताइए। the maximum number of electrons फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द फार्मूला 2 स्क्वायर। फॉर, ये किसके लिए दिया गया है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। और किस में बताओ? बोहर एंड बड़ी के लिए। इन बोर्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा ये किसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है? एटॉमिक। नहीं तो बोर क्यों इंटरेस्ट लेते? उन्होंने कहा मेरे मॉडल में इलेक्ट्रॉन भर दो, तो बरी ने कहा चलो हम दोनों मिलकर भरते हैं। अब देखो पहला क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2 स्क्वायर। इज गिवन, जहां n क्या है? ऑर्बिट नंबर है। given Energy. by formula 2n square where n is, देखो जरा क्या लिखा है बुक में? एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल लिखा है, सर ऑर्बिट नंबर दोनों लिखा है। ऑर्बिट नंबर है ऑर्बिट नंबर और energy level, एनर्जी लेवल इंडेक्स नहीं लिखा है। यस सर एनर्जी लेवल इंडेक्स भी लिखा है सर। इंडेक्स लिखना, ठीक है कि नहीं? n को कहते हैं क्वांटम नंबर या एनर्जी लेवल इंडेक्स। तो ये हो गया। अच्छा अब इसमें आपको बताना पड़ेगा कि k l m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो k में कितने हो सकते हैं? 2n तो यहाँ पर square, n की वैल्यू कितनी होती है? 1 2 3 तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या फार्मूला होगा? 2n स्क्वायर तो 2 into 1 स्क्वायर 18। अरे, 18 ठीक है, ऐसे लिख लोगे। हाँ सेकंड रूल क्या है? ये the मैक्सिमम maximum number of electrons that can be recommended in the proportional or
the maximum number of electron that can be accommodated in outermost shell is 8. ये बहुत आसान है। पहला है कि एनर्जी लेवल इंडेक्स के हिसाब से मैक्सिमम है, तो अब सेकंड में मैक्सिमम वर्ड आ रहा है क्या? The maximum number of electrons that can be can be accommodated in outermost shell orbit is 8. the maximum number of electron that can be accommodated in outermost shell is 8. अच्छा सी क्या है? Electrons are filled in stepwise manner क्या? Yes, sir. Yes. No, sir, electrons are not accommodated accommodated in the Until unit the- shell. until unless the outer shell, inner shell is filled. Electrons Stepwise are manner. not accommodated in any shell ना until unless inner shells is filled, यही है ना? Yes, sir. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन स्टेपवाइज मैंने ये भी लिखा है। That is The electrons shells are filled in a stepwise manner. सही है ये लिखो। Shells are filled in stepwise manner, ठीक है। अच्छा, कल ग्रेविटेशन और वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन करेंगे। इतना कल माही थोड़ा याद करके आना फार्मूले है ना। ओके, थैंक यू प्रार्थना।